ओम गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्च्छियमामृतात्। ओम। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो थोड़ा सामान्य ज्योतिष की गहराइयों का है। यह विषय आपको हो सकता है सुनने में ज्योतिष का वो पहलू दिखे जहाँ पर कि नकारात्मकता ज़्यादा समझ में आती हो, लेकिन यह भी एक जीवन का यथार्थ है कि ज्योतिष के पास अधिकतर समस्याएं लोग तब लेकर आते हैं जब वो उनके समझ से परे हो जाती हैं। तो ये जो समझ से परे समस्याएं हैं, चाहे इसमें कोई रोग हो, कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसी बाधा हो जिससे लड़ना मनुष्य के कह सकते हैं कि विवेक से बाहर जा रही हो। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत और उपग्रहों के सम्मिलित प्रभाव का। सामान्यतः हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं। इसके अलावा कुछ अप्रकाशित ग्रह हैं, मतलब जो कि वास्तव में कोई ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन यह एक गणितीय बिंदु हैं। यह जो मैंने विषय लिया है यह मूलतः मेरा कोई शोध नहीं है, ये सामान्य रूप से विभिन्न पटलों पर उपलब्ध जो ज्योतिषीय विषय हैं उनसे ही मैंने लिया है। बस यहाँ मैंने उन जो आधार हैं या जो सिद्धांत हैं उनको कुंडली के माध्यम से परखने का प्रयास किया है कि क्या वो सिद्धांत किसी कुंडली पर लागू होते हैं या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैं कई अलग अलग कुंडलियाँ भी लूँगा। तो एक प्रस्तावना के रूप में या कह सकते हैं एक सामान्य ज्ञान के रूप में समझते हैं हम अप्रकाशित ग्रह क्या हैं। तो अप्रकाशित ग्रह जो हैं ये हर एक ग्रहों में के अलग अलग बिंदु होते हैं, ये गणितीय बिंदु हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो धूम, गुलिका, इंद्रचाप, मंदी, इसके बाद जो अर्धप्रहर, परिवेश, ये अलग अलग ग्रहों के अलग अलग छाया ग्रह भी हैं। कुछ गणितीय बिंदु हैं और कुछ छाया ग्रह या अप्रकाशित ग्रह कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे वो 4 अप्रकाशित ग्रहों को सम्मिलित रूप से लेने का प्रयास करेंगे। पहला तो है जो बहुचर्चित है गुलिका और मंदी। दूसरा रहेगा व्यातिपात जो कि राहु का एक कह सकते हैं छाया है। तीसरा रहेगा जो हमारा वो इंद्रचाप जो शुक्र के छाया से आता है, ये अप्रकाशित ग्रहों में शुक्र का निरूपण करता है। तो मंदी, गुलिका, इंद्रचाप और व्यातिपात। अब व्यातिपात क्या है? व्यातिपात क्योंकि राहु का निरूपक है तो ये जीवन में ऐसी विस्फोटक घटनाओं का सूचक है कि जब आदमी की कह सकते हैं समस्याएं उसकी समझ से परे हो जाती हैं, और ये किसी किसी मौके पर ये आपको फ़ायदा भी देता है। इन सभी का उपग्रहों का कुछ विशेष भावों में सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक भी होता है। गुलिका और मंदी ये शनि के निरूपक हैं, हम इन्हें शनि का दूत भी कह सकते हैं। ये शनि के ही एक विशेष भाग को निरूपित करते हैं और ये हमारे जीवन में ठहराव को बताते हैं कि जब स्थितियां बदलने का नाम ही नहीं लेती, हमें लगता है कि पता नहीं हम इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं। लेकिन वो स्थितियां बदलने के पहले जो आपको प्रयास करना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम उसमें चूक कर जाते हैं। यानी ये मंदी और गुलिका हमारे विवेक पर ऐसा भ्रम क्रिएट करते हैं कि हम उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं कि कोई नहीं, ये हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। लेकिन जब वास्तव में आपको ज़रूरत पड़ती है तब तक मौका आपके हाथ से जा चुका होता है। व्यातिपात राहु का निरूपक है, तो अचानक कोई ऐसी घटना होना, विस्फोटक घटना हो जाना, जिंदगी में यू टर्न आ जाना, अच्छी खासी चलती जिंदगी में आफत आ जाना, इसको बताते हैं। व्यातिपात के बाद जो दूसरा आता है इंद्रचाप। इंद्रचाप शुक्र का निरूपक है और शुक्र हमें मालूम है महामृत्युंजय के कारक हैं। शुक्र आयुष के भी कारक इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि 7वें भाव को हम मारक भाव कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा मारक भाव होता है वो भी शुक्र से ही निरूपित होता है, यानी वृषभ राशि जो कि कालपुरुष की दूसरी राशि है, उसके भी स्वामी शुक्र हैं। तो यहाँ पर जो इंद्रचाप है ये एक प्रकार का एक सडन, इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का पायरसिंग फोर्स देता है। आपके जीवन में एक ऐसी कोई घटना घटेगी कि आपको ऐसी टीस उठेगी जिससे कि आप बाहर निकल ना सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये केवल नकारात्मक ही नहीं होते हैं, कुंडली में हर चीज़ के 2 पहलू हैं, एक सकारात्मक है तो एक नकारात्मक है। अब हम बात यहाँ नकारात्मकता की इसलिए कह रहे हैं कि नकारात्मक का मतलब है जब कभी हम किसी भी ग्रह की, चाहे वो ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, जब उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहला मुख्य जो होता है वो राशि और राशि के अधिपति होता है।
राशियां हमारे जो संसाधन होते हैं उसको निरूपित करती हैं। तो जो राशि का अधिपति है, जो उसका बल है, वो यह बताता है कि आप जहाँ पर ये उपग्रह या अप्रकाशित ग्रह मौजूद है वहाँ पर आपके पास संसाधन कैसा है। दूसरा, उस अप्रकाशित ग्रहों का एक अपना कोई ना कोई नक्षत्र होगा। वो नक्षत्र का जो अधिपति है उसका बल, उसकी पोजीशन भी बताती है कि वो आप पर जीवन में प्रभाव कैसे डालेगा। जब नक्षत्र के अधिपति को देख लीजिए, राशि के अधिपति को देख लीजिए, उसके बाद ये जिसके दूत हैं या जिसके सूचक हैं उसको भी देखना निहायत ज़रूरी है। जैसे मंदी गुलिका के लिए आपको शनि को देखना चाहिए, इंद्रचाप के लिए आपको शुक्र को देखना चाहिए, व्यातिपात के लिए आपको राहु की पोजीशन कुंडली में समझ में आनी चाहिए। अगर इन ग्रहों की स्थितियाँ कमज़ोर हैं, नकारात्मक हैं, तब इनका प्रभाव ज़्यादा नकारात्मक होगा और कह सकते हैं कि ये घातक भी हो सकता है। अगर ये शुभ भाव में इनके नक्षत्र अधिपति बली हैं, नक्षत्र अधिपति शुभ भावों में हैं, तो इनका परिणाम प्राथमिक तौर पर आपको लगेगा नकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। अब ये नकारात्मकता और सकारात्मकता को हम समझें कैसे? तो जब कभी भी हम मंदी, गुलिका या इन उपग्रहों की बात करते हैं तो हमें उनके त्रिकोण को देखना ज़रूरी है। कुंडली में जो त्रिकोण होते हैं वो कहते हैं कि एक ही, मतलब कह सकते हैं एक ही राशि के ढेर हैं, या कह सकते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 159 में जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के सपोर्टर हैं या एक दूसरे के साथ चलते हैं। कोई भी एक ग्रह दूसरे ग्रह को निश्चित रूप से प्रभावित करता है अगर वो त्रिकोण में है। अब हम बात करें कि अगर हम मंदी की बात करें तो गुलिका, मंदी सामान्यतः राशि को खराब करते हैं, यानी कि मंदी जिस भाव में होगा वहाँ पर आपको संसाधन की समस्या आएगी। आपको जो संसाधन मिलने चाहिए, अब मान लीजिए कि मंदी दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव आपके संतान के मामले में द्रव्य है, यानी जो संतान द्रव्य होते हैं वीर्य और अंडाणु। धन के मामले में ये पैसा है, यानी कि आपको जीवन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपका संसाधन है। यहीं पर आपके जीवन यापन में सुख दुख बांटने के लिए आपका कुटुंब होता है। तो हो सकता है कि दूसरे भाव में अगर मंदी है तो आपका संतान को लेकर बाधा आए, क्योंकि ये आपके अंदर इन द्रव्यों की प्रॉब्लम हो, लो स्पर्म काउंट हो, मेंसेस ओवुलेशन में दिक्कत हो, या आपके पास पैसा ही नहीं हो, यानी आप धन के लिए मोहताज हों। और या ऐसा हो सकता है कि आपके पास धन भी है, पैसा है, लेकिन आपके साथ आपका कोई कुटुंब नहीं है। आपके इस धन को, आपकी संतान के सुख को बांटने वाला आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। अब यही मान लीजिए अष्टम भाव में आ जाए मंदी या गुलिका, या अष्टम भाव से संबंध बनाए, तो अष्टम भाव हमारी आयु का है। तो जहाँ से ये संबंध बनाएंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा करें। अष्टम भाव हमारी पैतृक संपदा भी है, अष्टम भाव हमारे गूढ़ ज्ञान भी हैं, अष्टम भाव लॉटरी सट्टा जुआ भी है, अष्टम भाव में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मंदी गुलिका अष्टम भाव से कौन से ग्रह से जुड़ रहा है, अष्टम का अधिपति कौन है, उस अधिपति के कारकत्व में चीज़ें क्या आती हैं, उसके आधार पर हो सकता है कि आपको आपके पैतृक संपदा पर चोट लगे, हो सकता है आपका जो टैक्स है, बीमा है, उसका जुर्माना लगे, उसकी चोट लगे, हो सकता है कि आप कोई शोध कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान उठाना पड़े, या आप गलत दिशा में कोई ऐसा कदम उठा ले जहां आप समझ ना पाएँ। जो लोग शेयर बाजार में सट्टा खेलते हैं उनके लिए भी अष्टम भाव बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ मंदी गुलिका का प्रभाव आ रहा है तो हो सकता है, अगर यहाँ इंद्रचाप का प्रभाव आ रहा है तो हो सकता है कि आप करोड़ों में खेल रहे हों और एकाएक कुछ ऐसा हो जाए कि आप हीरो से जीरो हो जाएं, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श वाली बात। ठीक इसी प्रकार हो सकता है संतान दूसरे भाव में हो तो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट गई, चोरी आगजनी कुछ ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल कह सकते हैं अर्थहीन हो गए। तो ये जो घटनाओं का क्रम है ये इन गुलिका, मंदी, इंद्रचाप, व्यातिपात, और भी ग्रह हैं, मृत्यु है जो कि मंगल का रूपक है, काल है जो कि सूर्य का निरूपक है। तो ये जो सूक्ष्म ग्रह हैं ये बहुत छोटे दायरे को बताते हैं। अब ये प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा इसको अगर समझना है तो आप देखिए कि मान लिया गुलिका या मंदी किसी ग्रह से जुड़ रहे हैं और वो जिस ग्रह से युति कर रहे हैं, अगर दोनों एक ही नक्षत्र में आ जाएं, अब एक नक्षत्र में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कर्म आपकी या जो समस्याएं आपके साथ आएंगी उस पर आप अगर साम दाम दंड भेद हर तरफ से प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम मंत्र भी बोलते हैं, पूजा पाठ होता है, दान धर्म होता है, कर्म का सुधार होता है, आप अगर चारों तरफ से प्रयास करेंगे तो आप उससे उबर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई ग्रह किसी से युति कर रहा है, ये जो सूक्ष्म उपग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, गुलिका, मंदी, व्यातिचाप, ये जो भी हैं, व्यातिपात, तो अगर ये एक नक्षत्र की बजाय एक राशि में है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हैं, तो संभावना यह बनती है कि आप अपने संसाधनों को थोड़ा अलाइन करेंगे, कुछ जगहों का परिवर्तन करेंगे, कुछ व्यापार में, कुछ अपने इलाज में कुछ बदलाव लाएंगे तो आप उससे उबर सकते हैं।
लेकिन यदि अगर कहीं पर ये युति करने वाले ग्रह से एक ही पद में आ गए, एक पद का मतलब है कि नक्षत्र के 4 पद होते हैं, अगर ये चारों एक ही पद में अगर ये दोनों युति कर लें किसी ग्रह से, तो यानी ये उस ग्रह के कारकत्व को निश्चित रूप से बहुत ही बुरी तरह से नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो दंड आपका अकाट्य होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर राशि में प्रभावित कर रहे हैं तो ये ब्रह्मा जी का दंड है। तो जहाँ पर आप यानी कि जो क्रिएशन है वो आपका इफेक्ट हो रहा है, यानी जो संसाधन है वो आपके इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप ब्रह्मा जी का यानी गायत्री मंत्र का जप करके आप उससे उबर सकते हैं। अगर ये एक ही नक्षत्र में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके शिव जी का श्राप है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र या इनसे को उपाय, उनसे संबंधित दान धर्म आप कुछ करके आप अपने इस जीवन को सरल बना सकते हैं। और यदि कहीं ये एक ही नवांश में यानी एक ही पद में आ रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत कठिन है, इसके लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब आप इससे उबर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको विष्णु भगवान की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि विष्णु भगवान ही ऐसे हैं कि जो कि किसी भी समस्या में आपको, जैसे उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण करने से बचाया, उन्होंने युद्ध में महाभारत में उन्होंने कृष्ण अर्जुन को पूरी सेना के सामने खड़ा किया, या श्री राम ने अकेले ही पूरी लंका का दहन किया। तो विष्णु के पास जो पावर है वो एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर काम करती है। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी का काम है चीज़ों को बनाना, और शिव जी का काम है उन चीज़ों में से जो चीज़ें काम के लायक हैं, जिन चीज़ों में दम है, जिनमें गुणवत्ता है, उनको आगे चलने देना, और जो खराब गुणवत्ता की चीज़ें हैं उनको वहीं पे फिल्टर आउट कर देना। इसके बाद विष्णु भगवान आते हैं कि जो शिव जी ने आगे दिया है क्या वो इस संसार में रहने लायक है, उसको संसाधन दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिदेव का सिद्धांत है, जो राशि, नक्षत्र और नक्षत्र पद यानी नवांश पर हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक कुंडलियाँ लेंगे। उन कुंडलियों में आपको प्रथम दृष्टया हो सकता है सुनने में लगे कि कहीं मेरी भी कुंडली में ऐसे ही योग ना हो, आप उससे भयभीत हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मेरा बताने का पर्पज़ है कि जो ज्योतिषीय आयाम होते हैं वो केवल राशियों तक सीमित नहीं होते हैं कि आपने अपनी कुंडली देख ली, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो उन्होंने अपनी कुंडली में देख लिया, राहु मेरा यहाँ पे है, शनि मेरा यहाँ पर है, ये तो इसके साथ जुड़ गया है, मैं तो इससे बर्बाद हो जाऊँगा, या तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। यानी ये जो ऐसे सरफेस लेवल पे बात करते हैं, तो सरफेस लेवल पर ज्ञान कहीं कहीं हमें घातक भी हो जाता है, और हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो सॉफ्टवेयर हैं कुंडलियों के, उनमें इन चीज़ों की गणना या तो दी नहीं जाती है, या दी जाती है तो लोग उन गणनाओं का मतलब नहीं समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पहली कुंडली से शुरुआत करेंगे। ये जो पहली कुंडली है ये विवाह से संबंधित परेशानी के लिए है। ये कुंडली 16/8/1986 की है। ये 3:45 का जन्म है, प्रातःकाल सीतापुर का। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि इस कुंडली का विश्लेषण करते समय मैंने जिस समय ये विवाह का मुहूर्त निकाला गया था, मैंने उसे भी देखा था। तो विवाह मुहूर्त भी उस समय चंद्रमा अष्टम के साथ था। सामान्यतः जब चंद्रमा अष्टम में हो तो वो शुभ योग नहीं माना जाता, लेकिन अधिकतर लोग एक सामान्य मुहूर्त ले लेते हैं, और उस सामान्य मुहूर्त के चलते वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप देखिए तो PV नरसिंहा राव, जिन्होंने कि जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर बनाया है, उनका एक वीडियो है जिस पर उन्होंने बताया है कि जो योग होते हैं या जो मुहूर्त होते हैं, यानी आप मान लिया कभी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपने किस समय नौकरी ज्वाइन की है, वो आपकी नौकरी में जन्म कुंडली है। यानी नौकरी का जो पूरा लेखा जोखा है वो आपके उस जो समय, जिस समय आपने नौकरी ज्वाइन की थी, उस मुहूर्त से दिया जाता है। ऐसे जब आपने विवाह किया है तो विवाह का जीवन कैसा चलेगा वो लग्न कुंडली के साथ साथ उस समय जिस समय आपने पाणिग्रहण संस्कार पूर्ण किया उसको भी देखा जाता है। तो इस आधार पर केवल हम जन्म कुंडली से ही जीवन के हर आयाम को नहीं समझ सकते हैं। हर घटना का एक अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग पहलू होता है। तो उस आधार पर चंद्रमा अष्टम में था, तो अब क्योंकि समस्या जब होती है तभी लोग ज्योतिषी तक आते हैं, तो हम जब ये समस्या पर चर्चा कर रहे थे तो हमने उस चीज़ को गौर किया था। अब यहाँ देखिए तो ये जो कुंडली है इसमें कर्क लगन की है। कर्क लगन में ही लग्न में बुध, सूर्य, और उसमें अगर हम सूक्ष्म ग्रहों की बात करें तो उसी में व्यातिपात और व्यातिपात है, यानी कि जो राहु का निरूपक है व्यातिपात लग्न में मौजूद है। लग्न में बुध भी है और सूर्य भी है। यहाँ पर सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है। जब मैंने बात की नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों में गंडान नक्षत्रों में अश्लेषा, मूला, अश्विनी और रेवती,
इसके अलावा अश्विनी और फिर मघा और मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती और अश्विनी को हम गंडांत नक्षत्र बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो 3 त्रिकोण होते हैं 1 से 5, 5 से 9, 9 से 12 के बीच के संधि के नक्षत्र हैं। तो इनका विशेष महत्व है कुंडली में। अगर कोई ग्रह इनमें चतुर्थ पद में हो तो वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर कहीं वो ग्रह 30 मिनट के अंतर में हो, यानी अगर 29 डिग्री 30 मिनट का हो या 0 डिग्री 30 मिनट का हो, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। इसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी सिद्धांत पर जो मूल शांति का सिद्धांत है वो आता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हम मंदी की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सारे ग्रहों को हम नहीं ले सकते। तो मंदी यहाँ पर एकादश भाव में वृषभ राशि का है और वो मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। इसके बाद अगर हम इंद्रचाप की बात करें तो वो मिथुन राशि में द्वादश भाव में है और वो आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। गुलिका भी 11वां भाव में ही है और वो रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहाँ पर हम गुलिका से शुरुआत करते हैं। तो गुलिका का जो नक्षत्र स्वामी वो चंद्रमा है और जो राशि स्वामी वो शुक्र है। अब हमें गुलिका का प्रभाव देखना है तो देखना होगा गुलिका के राशि अधिपति यानी कि शुक्र की स्थिति क्या है। तो शुक्र तृतीय भाव में नीच के हैं, गुलिका के त्रिकोण में ही हैं और कन्या राशि में वो नीच के हैं। अगर हम देखें लग्न से संबंध, तो लग्न से संबंध शुक्र का तो वैसे चंद्रमा से संबंध अच्छा है, लेकिन राशिगत ये पीड़ित हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मंदी के जो कारक शनि होते हैं, तो शनि की अगर स्थिति देखें तो शनि पंचम भाव में है, जो कि वहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को कभी भी कुंडली में विश्लेषण करते समय हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आपके कुछ दृढ़ कर्मों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है वो 9 डिग्री के हैं और वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के स्वामी केतु और मंगल संयुक्त रूप से होते हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि यदि शनि भी मंदी को देख ले, गुलिका को देख ले, कारक को देख ले, लग्नेश को देख ले, तो ये निश्चित रूप से आपके दृढ़ कर्मों की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ देखिए शनि की 7वीं नज़र मंदी और गुलिका दोनों पे है और इसी भाव में जातक का आरूढ़ है। तो यानी कि गुलिका का जो प्रभाव होगा वो सारी दुनिया को दिखेगा। आरूढ़ वो है जो आपका छवि बाहर दुनिया में दिखती है। तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो उपपद है, उपपद विवाह से संबंधित लिया जाता है। उपपद आ रहा है आपका द्वितीय भाव में, वहाँ पर भी शनि की दृष्टि है और वहाँ पर जो ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य की राशि है यानी सिंह राशि है। तो सिंह राशि में उपपद है, गुलिका पर शनि की दृष्टि है, उपपद पर शनि की दृष्टि है, आरूढ़ पर शनि की दृष्टि है। और यहाँ पर अगर हम देखिए चंद्रमा जो कि राशि अधिपति हैं, तो चंद्रमा गए हुए हैं 6ठे भाव में, धनु राशि में चंद्रमा मंगल का योग है और यह इंद्रचाप के सामने है। इंद्रचाप द्वादश में है तो उसके ठीक सामने ये हैं। सामान्यतः हमें उपग्रहों की जब बात करते हैं तो हम त्रिकोण को ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, जो इंद्रचाप को जो ग्रह देख रहे हैं वो कारक बनते हैं। तो यहाँ इंद्रचाप को कौन सा ग्रह देख रहा है? चंद्रमा और मंगल। मंगल पति के कारक हैं, चंद्रमा हमारे मानसिक सोच के कारक हैं और यहाँ पर चंद्रमा लग्न के ही कारक है। यानी कि जो सूल होगा, जो बाण होगा, जो एकाएक घटना घटेगी, उसमें कहीं ना कहीं लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, मंगल उसका पति जिम्मेदार होगा। और मंगल यहाँ पर अगर देखिए तो पंचम भाव के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो जातिका है उसको जो विवेक दिया गया हो, जो समझाया गया हो, जो बताया गया हो, वो भी उसके जीवन में सूल का कारण बनेगा। और इंद्रचाप के कारक शुक्र होते हैं, शुक्र नीच के हैं। तो यहाँ इंद्रचाप का कारक नीच का है। इंद्रचाप पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र और चंद्रमा भी इंद्रचाप पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा गुलिका के नक्षत्र स्वामी हैं। तो यहाँ पर गुलिका का संबंध शुक्र से बनना, इंद्रचाप से बनना, शनि का संबंध बनना, ये दर्शाता है कि जो कारक है, अब कारक यहाँ पर देखिए तो अगर हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह में मकर राशि है, उसके भी जो स्वामी शनि है जिनका कि गुलिका से संबंध बन रहा है। अब त्रिकोण में, गुलिका के त्रिकोण में सप्तम भाव भी आ रहा है, शुक्र भी आ रहे हैं। तो ये सारा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ नुकसानदायक यानी एक घटना को गलत या कह सकते हैं नकारात्मक रूप देगी। अब इसको हम समझते हैं कैसे? तो यहाँ पर देखिए व्यातिपात। व्यातिपात का मतलब होता है यू टर्न। जब जिंदगी में कोई एकाएक घटना घटती है, चाहे वो आपका हार्ट अटैक हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे आपके संतान का कोई दुर्घट देहांत हो या कुछ भी हो, जो आपको संभावना से परे घटना घटती है, हम उसे व्यातिपात के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर व्यातिपात जो है वो 17 डिग्री 33 मिनट का अश्लेषा नक्षत्र में है, जो कि गंडांत नक्षत्र में गिना जाता है। तो और वो सूर्य के साथ है। सूर्य कौन है? यहाँ पर सूर्य उपपद के स्वामी हैं। तो यानी उपपद के स्वामी की से व्यातिपात की युति होना
उसके बाद राहु भी केंद्र में है और वो भी राशि गंडांत पर हैं। राहु 0 डिग्री के हैं लगभग, तो ये राशि गंडांत पर हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राहु का भी उपपद से त्रिकोण से संबंध बन रहा है, शनि का उपपद से संबंध बन रहा है, गुलिका का कारक शुक्र से संबंध बन रहा है, मंगल से संबंध बन रहा है। तो ये घटना विवाह की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं विवाह संबंधी, और यहाँ पर जातिका का विवाह के मात्र 6 माह बाद से अलगाव हो गया है और ना तो उसका तलाक हुआ है और ना वो अपने घर जाने की इच्छुक हैं। यानी जब इच्छुक नहीं है तो विवेक किसका है? स्वयं का है। अब उसको समझाने वाला भी कौन है? तो उसका जो विवेक यानी जो सलाहकार हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारक बनेंगे। और साथ में शनि क्योंकि सप्तमेश हैं तो पति का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। और पति ही हो सकता है यहाँ, क्योंकि व्यातिपात की दृष्टि सप्तम पर है तो पति का भी एक काफ़ी दुर्घटना, बहुत तगड़ी दुर्घटना हुई जिसमें उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसके बाद से ये समस्या और प्रगाढ़ होती गई। तो इस तरह से आप समझिए कि जो उपग्रह होते हैं उनका जो जीवन में संबंध है क्या है। तो यहाँ पर अतिवर्ती नक्षत्र को भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो नक्षत्रों के कई आयाम हैं। एक तो गंडात नक्षत्र जो मैंने बताए, 1 5 जो 5 और 8 के बीच, 5 और 4 और 5 के बीच यानी अश्लेषा और मघा का। उसके बाद नवम यानी धनु और वृश्चिक राशि के बीच यानी मूल और ज्येष्ठा का। इसके बाद आपका अश्विनी और रेवती का। इसके बाद कुछ 3 नक्षत्र 4 नक्षत्र होते हैं जो अतिवर्ती नक्षत्र होते हैं। अगर आप देखिए तो उनका जो नामांकन का क्रम है वो एकाएक बदल जाता है, यानी वो पहले किसी कड़ी को तोड़ते हैं फिर वो दोबारा नई कड़ी कुछ अगले नक्षत्रों के बाद बनती है। तो ये अतिवर्ती नक्षत्र आद्रा होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आद्रा नक्षत्र में इंद्रचाप हैं। उसके बाद जो अतिवर्ती नक्षत्र होता है वो उत्तरा भाद्रपद होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर हम यहाँ पर देखें तो वो मीन राशि में आता है जिसमें भी कोई ग्रह नहीं है। और यहाँ पर अगर जो विवाह यानी पति के कारक या विवाह संस्कार के कारक बोले तो गुरु अष्टम में है। अगर आपकी कुंडली में गुरु या चंद्रमा अष्टम में हो तो जब भी आप कोई भी संस्कार करें, कोई भी पूजा पाठ करें तो उस समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम में गुरु का जाना बताता है कि आप गलत समय पर गलत चीज़ को मतलब चुनाव करने के, क्योंकि गुरु संस्कार के कारक हैं। हम जितने भी संस्कार करते हैं, परिणय संस्कार हुआ, जन्म संस्कार हुआ, जो भी संस्कार होते हैं उसके कारक गुरु होते हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टम में गुरु ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कोई संस्कार दोष आप कर बैठेंगे। तो जैसा कि यहाँ विवाह के समय ही मुहूर्त का चुनाव भी गलत था और जो कुंडली में योग है वो अपनी जगह हैं। तो ये भी एक प्रगाढ़ यानी कि कह सकते हैं अकाट्य संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप गंडान नक्षत्र का प्रभाव देखिए, सूर्य का यानी अश्लेषा में जाना, अश्विनी में जो है राहु का जाना। उसके बाद जो अन्य ग्रह है मूल नक्षत्र में धूम है, वो भी मूल नक्षत्र भी आपका संधि नक्षत्र है। और राशि गंडांत पर राहु हैं, नक्षत्र संधि पर मंदी हैं। नक्षत्र संधि का मतलब है कि एक ही राशि में जब नक्षत्र बदलते हैं। तो यहाँ पर जो मंदी हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में है और उसके ठीक 1 डिग्री बाद 30 मिनट बाद अगला नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये विवाह की समस्या आई। इसके बाद दूसरी भी कुंडली जो है वो भी विवाह से संबंधित है। इसमें ये जन्म 12 सितंबर 1988 का है, जन्म स्थान नई दिल्ली और समय साय के 9:03। ये कुंडली मेष राशि की है। अब यहाँ देखिए तो लग्न में मंदी है और कोई ग्रह नहीं है। 12वें भाव में मंगल 15 डिग्री 46 मिनट के वक्री हैं। मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है जो कि अतिवर्ती नक्षत्र है। इसके बाद वहीं पर गुलिका हैं जो कि रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र गंडान नक्षत्र में गिना जाता है और ये चौथे पद में ही गुलिका हैं। तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल, खास ध्यान रखने की बात, गंडान नक्षत्र में गुलिका, खास ध्यान रखने की बात। अब हम देखते हैं कि और क्या है। तो अगर नक्षत्र गंडान की बात करें तो यहाँ पर मृत्यु जो उपग्रह है उपकेतु वो भी नक्षत्र गंडांत पे है। गुलिका और शनि का संबंध बन रहा है वो भी नक्षत्र गंडांत पे है। मंदी शनि का जो रूपक होता है वो नक्षत्र गंडांत पे अश्विनी में है। केतु जो है शुक्र के साथ में अनिर्णय की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विवाह की बात हो रही है कि विवाह की समस्या देखनी है तो ये क्या घटना कैसे। तो विवाह के लिए सबसे पहले सप्तम भाव वहाँ पे तुला राशि है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र विवाह के भी कारक हैं, क्योंकि ये कन्या की कुंडली है तो दूसरे विवाह के कारक गुरु और मंगल को भी हमें देखना होगा। गुरु मुख्य कारक हैं संस्कार के, यानी जो संस्कार है वो कैसा रहेगा, पूर्ण होगा कि नहीं होगा, उसमें उस पहलू को हम गुरु से देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बात की थी इंद्रचाप और व्यातिपात की, तो इंद्रचाप और शुक्र जो हैं वो उपपद लगन में कर्क राशि में चौथे भाव में हैं।
वहाँ पे अगर देखिए तो शुक्र 11 डिग्री 49 मिनट के हैं और इंद्रचाप 9 डिग्री 43 मिनट के हैं और दोनों पुष्या नक्षत्र में हैं। नक्षत्र के पद अलग हैं, यानी भी यहाँ पर दृढ़ अदृढ़ कर्म की बात हो रही है, यानी कि इस कर्म में रास्ता भी है और जो आप सामान्य जो उपाय होते हैं उनसे आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो व्यातिपात पुनर्वसु नक्षत्र में है और मृत्यु भी उसी यानी मृत्यु मंगल है, मंगल का रूपक है, तो वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन नक्षत्र पद अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी जो मंगल से संबंधित व्यातिपात मतलब यू टर्न है, एकाएक कुछ घट जाना। तो यहाँ जातिका की शादी बिल्कुल नज़दीक में ही हुई थी, उसके पतिदेव वो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन 6-7 महीने के अंदर अंदर ही उनका तलाक का नौबत आ गया और अभी वो तलाक ले चुके हैं दोनों। यहाँ पर देखिए तो नक्षत्र संधि पर व्यातिपात हैं, वहाँ पर नक्षत्र संधि पर गुलिका थे। यहाँ पर देखिए इंद्रचाप जो है वो एक ही नक्षत्र में है शुक्र के साथ यानी कारक के साथ। अब बात करते हैं विवाह के जो मुख्य कारक गुरु होते हैं। तो अब अगर हम आप गुरु को देखें तो गुरु हैं द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव में गुरु 12 डिग्री 11 मिनट के हैं, रोहिणी नक्षत्र में हैं, प्रथम पद में हैं। तो इस तरह से अतिवर्ती नक्षत्र, नक्षत्र संधि और शनि का गंडांत यानी मूल नक्षत्र में जाना। अब यहाँ पर जब गुलिका की बात हो रही तो गुलिका के कारक शनि होते, तो शनि का संबंध हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर शनि अपनी जो 10वीं दृष्टि है उससे छठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर कि चंद्रमा और बुध की युति है। बुध जो है गुलिका के नक्षत्र स्वामी हैं और बुध और चंद्रमा में बुध जो है चंद्रमा के शत्रु हैं, तो यानी चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो रहा है। बुध की तो ये खुद की राशि है, तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, रेवती यानी बुध बली हो रहा है, यानी गुलिका का प्रभाव बलवान दिख रहा है और वो भी अपने कारक भाव में है। और ये भाव क्या है, विवाद का है, कोर्ट कचहरी का है, मुकदमे का है, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो जो शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो आरूढ़ पर जा रही है। आरूढ़ यानी कि यहाँ पर भी जो घटना घटेगी वो सबको दिखेगा, तो यहाँ पर आरूढ़ पर जाने की वजह से। और राहु देखिए वहाँ पर आरूढ़ में सदविषा नक्षत्र में, ये भी गंडांत का नक्षत्र है। तो यहाँ पर कई ग्रह या तो एक ही नक्षत्र में फंस रहे हैं या तो गंडांत नक्षत्र में हैं, और जिसमें से गुलिका के मुख्य कारक शनि वो खुद गंडांत नक्षत्र में है। इसके बाद व्यातिपात के कारक राहु वो भी गंडांत नक्षत्र में है। जो शुक्र हैं विवाह के कारक वो पुष्या नक्षत्र में है, पुष्या शनि का नक्षत्र है, और शनि जो है स्वयं गंडांत नक्षत्र में है। तो यानी नक्षत्र स्वामी भी यहाँ पर सभी पीड़ित हो रहे हैं। तो इस तरह से गंडांत नक्षत्र, संधि नक्षत्र को अगर आप देखें तो आप इस पूरे चीज़ को समझ सकते हैं कि समस्या तो आने की संभावना पूरी है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में अगर देखिए तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल जो है वो गए हुए हैं, उसके स्वामी मतलब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल यानी अष्टमेश मंगल होते हैं, और वो गुलिका के साथ द्वादश भाव में हैं मीन राशि में, और वहाँ पर वो अतिवर्ती नक्षत्र में है, यानी अष्टमेश अतिवर्ती नक्षत्र में है। इस तरह से अगर आप देखिए तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों कारक पीड़ित हो रहे हैं। मंगल भी पीड़ित हो रहा है अतिवर्ती नक्षत्र में जाके अष्टमेश होके, और लग्न पे मंदी है तो मंदी लग्न को पीड़ित कर रहे हैं। यानी जो संसाधन है, यानी कह सकते हैं कि जो विवाह में संसाधन है, जो कह सकते हैं जो चुनाव है, उसमें ही कहीं गलती होने की संभावना ये बली दिखाते हैं। तृतीय भाव से संबंध बन रहा है तो सामान्यतः मित्रता का भाव तृतीय होता है, तो जो प्रेम विवाह मित्रता से परवान चढ़ते हैं उनमें अगर तृतीय भाव पीड़ित हो रहा हो, मंदी गुलिका के साथ जुड़ रहा हो, तो ध्यान देना चाहिए कि शादी में आगे चल के समस्या आने की संभावनाएं बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। और कहीं अगर वहाँ पर व्यातिपात भी आ रहा हो, इंद्रचाप भी आ रहा हो, तो ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई यू टर्न एकाएक आएगा ज़िंदगी में, जहाँ पर कि सब कुछ लगेगा कि हाथ से निकल गया। इस दो के बाद हम एक तीसरी कुंडली लेते हैं। यह सोलापुर महाराष्ट्र की है। इन्होंने मुझसे यूट्यूब पे संपर्क किया था, और इनको एक कन्या की छेड़छाड़ के चलते, जो कि इनका कहना है कि एक संपत्ति का विवाद है, जिसे कोई विपरीत का व्यक्ति यानी जो अपोजिट पार्टी है जिसने इन पे आरोप लगाया, वो खरीदना चाहता है, और इनके पिताजी उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते हैं, और ज़मीन की लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन पर है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या जो इनकी कुंडली में योग है, कहीं ऐसी बात बताते हैं कि आपके साथ ये घटना घट सकती है। तो यहाँ पर देखिए तो गुलिका और मंदी दोनों लग्न में हैं, और इनका जो लग्न है वो मिथुन राशि का लग्न है। तो मिथुन राशि के लग्न है, लग्न में गुलिका और मंदी हैं, और जो गुलिका हैं, क्योंकि गुलिका सामान्यतः नक्षत्र को ज़्यादा पीड़ित करते हैं, यानी नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो गुलिका के प्रभाव में ज़्यादा होगा, और मंदी राशि अधिपति को ज़्यादा पीड़ित करते हैं। तो राशि अधिपति यहाँ बुध हो गए, और गुलिका के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो आर्द्रा नक्षत्र के हैं राहु। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो छेड़छाड़ का आरोप लगा वो दूसरी जाति की लड़की के द्वारा लगाया गया।
अब यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र अतिवर्ती नक्षत्र में आता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंद्रचाप की, तो जो कि इंद्रचाप जीवन में एकाएक घटना को दर्शाता है। और व्याधिपात, तो व्याधिपात इनका है मीन राशि का 10वें भाव में। और व्याधिपात के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र। उधर गुलिका ने बुध के नक्षत्र में गुलिका हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुध पर प्रभाव डालेंगे। अब यहाँ पर व्याधिपात का भी नक्षत्र स्वामी बुध बन रहा है, तो हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ देखें तो जो बुद्धि है, बुध हैं वो बुध धनु राशि में 7वें भाव में है। तो राशिगत भी बुध पीड़ित हैं, भावगत भी बुध पीड़ित हैं, और वो मंगल के साथ हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि मंगल जो 9वें भाव में आता है, जो केतु हैं, यानी जो भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, वहाँ पर केतु हैं। तो धर्म के भाव में केतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि अतिवर्ती नक्षत्र है। इसके बाद जो मंगल है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ज्योतिष में एक ये भी सिद्धांत है कि जो ग्रह आत्मकारक होता है वो आपको अपने कारकत्वों से नचाता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर जो इनका आत्मकारक है वो मंगल है, तो मंगल के जो गुण धर्म होंगे आपके जीवन में वो आपके मतलब आप स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप आत्मकारक के जरिए मारेंगे, क्योंकि आत्मकारक को अपने जो उसका जो मुख्य डोमेन है वहाँ तक उसको लेके जाना है, तभी आप इस जीवन से निकल पाएंगे। तो यहाँ पर आत्मकारक जो ग्रह होता है उसके नकारात्मक पहलू को बहुत संयम से, मान लिया सूर्य है तो ईगो, अपने ईगो को एक साइड में करके चलिए, अपनी हेल्थ को हल्के में मत लीजिए। तो यहाँ मंगल क्या है, मंगल अगर हम देखें तो नवयुवकों के लिए विपरीत के प्रति आकर्षण का कारक भी मंगल होता है। मंगल ब्रह्मचारी भी है, यानी बगैर शादीशुदा। मंगल 7वें भाव में भी पीड़ित होता है। तो एक तो आत्मकारक, दूसरा वो 7वें भाव में वहाँ पर पीड़ित हो रहा है, गुलिका के नक्षत्र स्वामी के साथ है, जो व्याधिपात है उसके नक्षत्र स्वामी के साथ है। अगर हम बात करें गुलिका और मंदी के कारक जो शनि होते हैं उनकी स्थिति, तो आप अगर देखिए तो यहाँ पर शनि चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा मन के सुकून के कारक, ये 10वें भाव में है, और चंद्रमा जो है अगर देखा जाए तो अधिपति के हिसाब से वो द्वितीय भाव के साथ, द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। तो यानी कि जो चंद्रमा और शनि का योग बन रहा है ये जातक को वाणी से संबंधित समस्याएं देगा। यानी हो सकता है बड़बोलापन हो सकता है कमेंट करने की आदत हो। और वहाँ पर जो 4 नंबर यानी कर्क राशि है, तो कर्क राशि पर अगर हम देखें तो जो दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की पड़ रही है। शनि कर्क राशि के त्रिकोण में आ रहे हैं। गुलिका के अगर त्रिकोण में देखें तो शनि नहीं है, और शनि की नज़र भी गुलिका पर सीधे नहीं पड़ रही है। अभी जो इसके पहले मैंने कुंडलियाँ बताई जहाँ पर कि शादी टूट गई या ऐसी बात हो गई, तो यहाँ पर अगर शनि का संबंध सीधा गुलिका से बन रहा होता तो हो सकता है कि ये जो जातक की जेल यात्रा है वो 1 महीने की ना होके सालों की हो सकती थी। लेकिन क्योंकि शनि का संबंध सीधा गुलिका से नहीं बन रहा है, हाँ शनि का संबंध जो है मंगल से बन रहा है, गुलिका के नक्षत्र स्वामी बुध से बन रहा है 10वीं दृष्टि के जरिए, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जातक के विवेक पर गुलिका और मंदी का प्रभाव है। यानी जो जातक का माहौल होगा, यानी हमारे संसाधन क्या होते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, जो हम बर्ताव करते हैं, जो नक्षत्र के कारक शनि यानी वायु होते हैं, और वायु हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। तो यानी सोच के जरिए जो उसको माहौल मिला है उसके जरिए, क्योंकि जातक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं पास है केवल, तो ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप गौर करिए तो व्यातिपात जो कि यू टर्न जिंदगी में लाते हैं, सडन घटनाओं को लाते हैं, उसके कारक जो राहु हैं, यानी जो उसके मूल ग्रह राहु हैं, राहु बुध और मंगल के त्रिकोण में हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा हैं, यानी ये अतिवर्ती नक्षत्र है। जितने अतिवर्ती नक्षत्र होते हैं यानी कि हस्ता, आद्रा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, इन नक्षत्रों में यदि लग्न है तो आप अपने विवेक पे कंट्रोल रखिए, आपका विवेक ही आपको मारेगा। अगर इसमें आपका कोई कारक ग्रह आ रहा है तो वो जो भाव है उसको कंट्रोल में रखिए, वो आपको मारेगा। यानी कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में यू टर्न लाएंगे, या कह सकते हैं एकाएक सीधी चलती गाड़ी वापस लौट जाएगी, फिर आपको आगे चल के कोई दूसरा रास्ता मिलेगा, लेकिन एक जगह आपको बैरियर मिलेगा जहाँ से आपको लौटना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंद्रचाप की, तो इंद्रचाप जो हैं वो इसमें बैठे हुए हैं 4थे भाव में। तो इंद्रचाप 4th भाव में है और स्वाति नक्षत्र में है। जो इसका मतलब ये है कि जो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, व्यातिपात भी राहु का कारक है, तो इसका त्रिकोण में मंगल बुध से संबंध बन रहा है, द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है। और अब यहाँ पर देखें कि जो छेड़छाड़ की घटना होती है वो सामान्यतः तृतीय भाव से देखी जाती है, क्योंकि ये मित्रता का भाव है,
हमारे आचरण का भाव है, हमारी अनजानी यानी कह सकते कि जो हमारे दिमाग में है पहले से है उससे कहीं संबंध बनाता है, तो वहाँ पर राहु मौजूद हैं। तो यानी उस जिस भाव में वैसे राहु होते हैं आदमी वहाँ थोड़ा बहुत दिग्भ्रमित जरूर होता है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी क्षमताओं को ज़रूरत से ज़्यादा आकलन कर लेता है कि ये मेरे पास तो ये लिमिट से बाहर मैं जा सकता हूँ, यानी ये मेरी लिमिट में है। तो ये जो लिमिट को ना जानना है वो राहु दर्शाता है। तो इस तरह से जातक को इस घटना का जो है कह सकते हैं संबंध निर्माण। अब यहाँ पर आप देखिए तो जब जेल की हम बात करते हैं तो सूर्य और शनि का संबंध और द्वादश का संबंध बनना चाहिए, तभी आपको जेल की यात्रा। अस्पताल में भी एक जेल होती है, रोग के चलते आप अस्पताल में जाएंगे वो भी एक जेल है, आप घर छोड़ छाड़ के संन्यास में चले जाएंगे वो भी एक जेल है, आप जेल में यानी जो नॉर्मल पुलिस की जेल होती है तो वो भी है। तो अगर मंगल का संबंध, शनि का संबंध, सूर्य का संबंध द्वादश से बन रहा है तो ये जेल योग को बताता है, और राहु कहीं उसमें जुड़ रहे हैं तो आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि कब क्या हो गया और वो वहाँ पहुँच जाएगा। रोग के मामले में रोग नहीं समझ में आएगा, हरकतों के मामले में अपनी हरकत नहीं समझ में आएगी, अपने निर्णयों में वो समझ में नहीं आएगा, कोर्ट मुकदमे में जाएगा और किसी ऐसी चीज़ पे हाथ धर बैठेगा जो कि उसे जेल पहुंचा देगी। तो यहाँ देखिए वृषभ राशि आ रही है द्वादश भाव में, और यहाँ पर जो मंगल हैं वो सीधे तौर पर वृषभ राशि से जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मंगल पुलिस के कारक हैं। अब द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र यहाँ पर। तो अब हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, तो शुक्र यहाँ अष्टम भाव में है और मकर राशि में है, वो भी गुरु के साथ हैं। गुरु मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, यानी द्वादशेश अष्टम में एकाएक, अष्टम क्या है अचानक घटने वाली घटनाएं। तो इसका, और यहाँ पर मंगल से दूसरे भाव में ही शुक्र और गुरु मौजूद हैं, और शुक्र और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ से कि हमारा जो चंद्रमा है, शनि है और गुलिका का संबंध बन रहा था। तो इस तरह से आप देखिए कि मंगल का संबंध दूसरे से बनना, द्वादशेश का संबंध अष्टम से बनना, वहाँ पर गुरु का होना, और गुरु त्रिकोण के जरिए इंद्रचाप पर भी नजर डाल रहे हैं जो कि चौथे भाव में है। इंद्रचाप की नज़र को हम केवल त्रिकोण में लेंगे, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं उनकी हम सामान्य दृष्टियों को लेते हैं। तो इस तरह से आद्रा नक्षत्र में गुलिका का जाना यानी जो अतिवर्ती नक्षत्र है, उसके बाद बुध का मूल नक्षत्र में जाना वो भी अतिवर्ती नक्षत्र है, और अष्टम भाव में गुरु का नीच होना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नकारात्मक योग दिखा रहा है। इसके बाद दूसरी कुंडली है, ये कन्या की कुंडली है जो कि एक घातक रक्त के कैंसर से जूझ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, जब भी आपके शरीर पर हमला होगा तो चंद्रमा निश्चित रूप से पीड़ित होना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा बली है तो आपके शरीर में चाहे जितने कष्ट आएँ आप उससे निकल जाएंगे। अब चंद्रमा को बली होने के लिए उसकी राशिगत स्थिति, भावगत स्थिति और युति को हम देखते हैं। चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं तो राहु और केतु। चंद्रमा पीड़ित होता है तो अष्टम भाव में, और चंद्रमा की जो पीड़ित राशि है वो होती है वृश्चिक, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, राहु केतु से युत हो या शनि से युत हो अथवा अष्टम भाव में हो, तो ये पहला निशानी है कि आपका शरीर पीड़ित है, आपकी मानसिकता पीड़ित है। चंद्रमा हमारे जो सोच होता है यानी जो हम थॉट प्रोसेस है वो हम लग्न से देखते हैं, लेकिन जो हमारा मेंटल कैपेबिलिटी है यानी मेंटल स्ट्रेंथ है, किसी चीज़ से जूझने की, लड़ने की, संभलने की जो शक्ति है वो हमारा चंद्रमा है। तो विवेक की बात करेंगे तो लग्न, और मन के बल की बात करेंगे तो वो है आपका चंद्रमा। तो यहाँ देखिए तो चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो ये पहली निशानी। अगर हम रोग, जब कभी अगर आप रोग की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा को जरूर देखिए। और आज तो शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में तो चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर अवेलेबल हैं, और शिव को मैंने पहले भी बताया कि वो क्वालिटी कंट्रोलर हैं। अगर चंद्रमा जा रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिव जी ने आपकी क्वालिटी को चेकलिस्ट में डाल रखा है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो गुलिका और मंदी की बात करें तो गुलिका लग्न में है। लग्न हमारा शरीर बताते हैं, हमारी सोचने की विवेक होता है। तो लग्न में गुलिका 22 डिग्री 34 मिनट के हैं और हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र अतिवर्ती नक्षत्र है और ये चौथे पद में है, यानी कि ये नक्षत्र गंडांत पर है, यानी हस्त के बाद अगला नक्षत्र इस राशि में चेंज होगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र में ही लग्न भी है, और जो सूर्य है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वो राशि संधि पे हैं। 2 डिग्री के हैं, सामान्यतः 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है, तो इसके अंदर हम राशि संधि लेते हैं जो एक पद का माना जाता है। अब यहाँ मंगल चित्रा नक्षत्र में है और बुध भी चित्रा नक्षत्र में है। जब कभी एक ही भाव में कई ग्रह हो रहे हों तो ये कहीं ना कहीं जीवन में असंतुलन जरूर बताता है। आपका कोई एक क्षेत्र बली होगा, दूसरा क्षेत्र कमजोर होगा। तो यहाँ पर लग्न और वहाँ पर राशि आ रही कन्या, जो कि कालपुरुष की रोग की राशि है। चंद्रमा पीड़ित है, पहला इशारा शरीर पर दबाव।
कन्या राशि का लग्न में आना दूसरा इशारा कि शरीर पर दबाव। उसके बाद जो हमारे शरीर के कारक होते हैं, यानी जो जल तत्व के कारक चंद्रमा तो स्वयं हो गए, और आयु के कारक हमारे शनि होते हैं। तो और हमें शनि को देखना, क्योंकि शनि गुलिका के उप मुख्य ग्रह हैं, गुलिका इन्हीं के उपग्रह हैं। तो अब यहाँ पर हम अगर शनि को देखें तो शनि, अगर हम शनि की बात करें तो शनि 19 डिग्री के हैं, वो भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में है और शनि पूर्वा फाल्गुनी में है। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हमारे रक्त के कारक हैं, चंद्रमा भी हमारे रक्त के कारक हैं और मंगल भी हमारे रक्त के कारक हैं। ये तीन ग्रह हमारे रक्त की गुणवत्ता बताते हैं। इन तीनों का अलग अलग डोमेन है। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे लिक्विड पार्ट है बॉडी में, चंद्रमा उसके कारक है, यानी जो रक्त का लिक्विड पोर्शन है। इसके बाद जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसके कारक शुक्र हैं। शुक्र ही हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, एंटीबॉडीज़ है, उसको कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। और मंगल का काम है जो यहाँ से वहाँ हम चीज़ों को ले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके कारक मंगल हैं। यानी अगर नाड़ी आपके ब्लड में ब्लॉकेज आएगा, कहीं पर प्रॉब्लम आएगी, तो आप मंगल को देखिए। अगर ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बननी है, WBC बननी है, अगर वो दिक्कत कर रही है तो आप शुक्र को देखिए। और ब्लड की क्वालिटी ही ख़राब है, यानी कि ब्लड का जो कंटेंट लेवल है, डेंसिटी है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, उनका लेवल अगर मिसमैच हो रहा है तो आप चंद्रमा को देखिए। शुक्र हमारे किडनी, यानी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड प्योरिफिकेशन सिस्टम है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। शुक्र हमारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी में समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर लग्न में हमने यह देख लिया। अब हम बात करते हैं गुलिका के कारक शनि की। तो शनि, क्योंकि यहाँ हमने बताया ये द्वादश भाव में है और द्वादश भाव से ये मंदी को देख रहे हैं, जो कि द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आहार का भाव है, कुटुंब का भाव है, और वहाँ पर चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें मंदी है। यानी जो कुटुंब का माहौल है, जो कुटुंब से मिलने वाले संसाधन हैं, उनमें कहीं ना कहीं दोष होगा। अब जब हम कभी समझने की बात करते हैं कि आखिर हमें ये सज़ा मिल क्यों रही है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा भाव पीड़ित हो रहा है और गुलिका या मंदी से संबंध बना रहा है। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, तो यहाँ गुलिका और मंदी का दूसरे भाव से जुड़ना बताता है कि कहीं ना कहीं कुटुंब में कुछ बात है। जैसे कि जातिका के पिता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको एक मुकदमे के जरिए अपने किसी दूसरे रिलेटिव की संपदा, मतलब उसमें काफ़ी धन की प्राप्ति हुई। अब ये नियमता उनका खुद का कहना है कि ये हम उसके हकदार नहीं थे, लेकिन क्योंकि दूसरे लोगों ने बोला कि कोई नहीं, उनके तो कोई नहीं था, हमारे माता पिता वहाँ इन्वॉल्व थे, भले उनको छोड़ दिए, उनके परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम वो ज़मीन जो सरकार ने ली, उसका जो मुआवजा हुआ, उसमें उन्होंने मुकदमा दायर किया और उन्हें मुकदमा मिला। तो ये संसाधन के स्रोत बताता है। अब क्योंकि ये घटना तो जातिका के जन्म के बाद हुई है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हम कर्म करके आते हैं, उस कर्म के लिए हमें पुनः उस जगह पर ईश्वर ढकेलता है। यानी आपको वो पुनः मौका देता है कि आप उस कर्म से बाहर आ सकें। यानी अगर आप पीछे हट गए तो आप कह सकते हैं कि आपने अपने कर्म को सुधारा, लेकिन अगर आप लालच में फंस गए, राहु लालच का कारक है, इसीलिए राहु को दंड का कारक बोला गया है, राहु को मृत्यु का कारक बोला गया है। जितनी भी मृत चीज़ें हैं उसके कारक राहु कहे जाते हैं, और केतु मोक्ष के कारक हैं। तो हो सकता है कि ये जो उनको ये संपदा प्राप्त हुई, उसका भी कहीं ना कहीं उनके इस पिछले जन्मों के कर्मों का फायदा हो। और संयोग की बात देखिए कि जब उनको ये धन की प्राप्त हुई, उसके 2 महीने बाद से ही जातिका को ये बीमारी का पता चला, और लगातार वो पिछले 6 महीने से अस्पताल में है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्यतिपात की, जो कि हमारे जीवन में यू टर्न लाता है। तो व्यतिपात यहाँ पे 10वें भाव में है, मिथुन राशि में। और व्यतिपात का जो नक्षत्र है वो अतिवर्ती नक्षत्र आद्रा है, जो कि राहु का नक्षत्र है। पुनः यहाँ राहु अपनी, यानी कि राहु को धोखे का कारक बोला गया है, चीटिंग का कारक बोला गया है। जिस चीज़ के आप हकदार नहीं, अगर वो आप प्राप्त करते हैं गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप अपने राहु को बिगाड़ रहे हैं। राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, बशर्ते कि आप अपने मन से यह चीज़ निकाल दें कि आप किसी को मूर्ख बना के अमीर बन सकते हैं, आप किसी दूसरे का धन हड़प के अमीर बन सकते हैं, किसी दूसरे को धोखा दे के आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में व्यतिपात का होना, गुलिका का जो है वो चित्रा नक्षत्र में जाना। अब गुलिका चित्रा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल रक्त के कारक हैं, मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के कारक हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि जातिका को जो ब्लड कैंसर है वो बोन मैरो से संबंधित है, तो यहाँ पर बोन मैरो की अगर बात करें तो उसके कारक शुक्र होते हैं। तो हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र के जो कारक होते हैं, ग्रह होते हैं इंद्रचाप। इंद्रचाप 15 डिग्री 21 मिनट के हैं और वो कर्क राशि में है। 15 डिग्री 21 मिनट का मतलब है वो पुष्य नक्षत्र में है, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र होता है, ये पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब
इंद्र यानी शुक्र को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो मुख्य कारक है शुक्र। शुक्र कहाँ है, तो आप शुक्र देखिए लग्न में 29 डिग्री के हैं, वो भी नक्षत्र संधि पर हैं, राशि संधि पर हैं, क्योंकि ये चित्रा नक्षत्र का ट्रांजिशन का वेग है। यहाँ से 6वें से 7वें में चित्रा नक्षत्र का तीसरा पद जाता है। तो यहाँ शुक्र नक्षत्र संधि पर हैं, राशि संधि पर हैं। तो ध्यान रखिए कि ये पूरी चर्चा का जो मुख्य मुद्दा यही है कि आप पहले तो अतिवर्ती नक्षत्र में देखिए कौन से ग्रह हैं, राशि संधि पे कौन से ग्रह हैं, नक्षत्र संधि पे कौन से ग्रह हैं, और क्या नक्षत्र संधि पर मंदी गुलिका आ रहे हैं और इनके नक्षत्र अधिपति नक्षत्र संधि पर हैं। तो ये आपके लिए कुछ न कुछ सतर्कता का वार्निंग साइन है। और अगर चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं तो ये शरीर पर वार्निंग साइन है। तो यहाँ पर आप देखिए तो इस तरह से शुक्र का पीड़ित होना, नक्षत्र संधि पर जाना, व्यातिपात का राहु से संबंध बनाना, राहु के जरिए जो है जो शनि का है वो दूसरे भाव से संबंध बनाना। अब यहाँ पर आप देखिए तो शनि सीधे गुलिका को नहीं देख रहे हैं, लेकिन शनि जो अपनी 10वीं दृष्टि है उससे 9वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर वृषभ राशि है जो कि शुक्र की राशि होती है और वो भाग्य की भी राशि है। और उस भाग्य की राशि के साथ अगर देखें तो जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमें गुरु को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु का संबंध नहीं बनेगा कैंसर जैसा घातक रोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गुरु 18 डिग्री के हैं और वो धनु राशि में हैं। धनु राशि उनकी खुद की राशि होती है, लेकिन वो शनि के त्रिकोण में हैं। और यहाँ पर देखिए तो वो व्यातिपात को देख रहे हैं, गुरु स्वयं व्यातिपात को देख रहे हैं। तो यानी संस्कार का कुछ दंड जरूर इस जातक को मिला, वो भी कहाँ, कुटुंब में मिला, क्योंकि गुरु धर्म की राशि में कुटुंब के भाव में है और उनकी दृष्टि आरूढ़ पर पड़ रही है, व्यातिपात पर पड़ रही है। तो आरूढ़ आपकी बाह्य छवि है। तो ये एक प्रकार से रोग को समझने का दूसरा कारण। अब हम एक अगली कुंडली ले रहे हैं। यह कुंडली विवाह से संबंधित है। यहाँ पर मकर लगन है और लगन में गुरु हैं, वक्री मंदी हैं, वहीं पर गुलिका वहीं पे हैं और ये दोनों श्रवण नक्षत्र में, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहाँ पर व्यातिपात देखें तो व्यातिपात 9वें भाव में है और वो कन्या राशि के हैं और हस्ता नक्षत्र में, हस्ता नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर हम बात करें इंद्रचाप की तो इंद्रचाप जो है वो 4th भाव में मेष राशि में है और वो भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र कहा जाता है। अब अगर विवाह की बात हो रही तो हमें सप्तम देखना पड़ेगा, यानी सप्तम में कर्क राशि है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। कारक यानी अगर ये क्योंकि ये पुरुष की है कुंडली तो उसके कारक पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। अगर सप्तम पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, कारक शुक्र पीड़ित है और इनका कहीं संबंध गुलिका और मंदी से बन रहा है तो ये दिखाता है कि आपका ये जीवन कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर बैठेंगे, कुछ चीज़ इग्नोर करेंगे, समय के साथ बदलने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन स्थितियाँ बदलने के बजाय बिगड़ जाएंगी। तो यहाँ पर श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जैसे बताया, जिसमें गुलिका हैं और चंद्रमा ही सप्तमेश हैं। तो गुलिका का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना दिखा रहा है कि चंद्रमा जो जिस भाव को डील करेंगे वहाँ पर समस्या आएगी। चंद्रमा जहाँ है वहाँ समस्या आएगी। अब चंद्रमा कहाँ है तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा द्वादश भाव में है। द्वादश भाव उपपद कुंडली का मूल होता है। द्वादश से ही उपपद कुंडली जो विवाह के लिए बनाई जाती है वो देखी जाती है, जो जैमिनी सिद्धांत है। और यहाँ पर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा अतिवर्ती नक्षत्र है और चंद्रमा यहाँ 22 डिग्री के हैं। अगर हम देखें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और 26 डिग्री 40 मिनट पर ख़त्म होता है। यानी कि अगर देखिए तो ये तीसरे पद में जा रहे हैं पूर्वा के, और वो राहु से युत हो रहे हैं, यानी चंद्रमा को राहु पीड़ित कर रहे हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो और राहु से मिले तो शरीर पर भी चोट आती है। तो यहाँ पर अब जो चंद्रमा पीड़ित यानी सप्तमेश तो पीड़ित हो गया, राहु यानी चंद्रमा शरीर भी कहीं ना कहीं पीड़ित दिखा रहा है, लग्नेश शनि होते हैं। अब यहाँ पर जो देखा जाए तो शनि की स्थिति अगर देखें तो शनि 6ठे भाव में मिथुन राशि के हैं और वो राशि गंडांत पर हैं 0 डिग्री 55 मिनट के। तो राशि गंडांत पर हैं और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर ये जो जातिका के साथ घटना हुई, मतलब जातक की पत्नी के साथ, ये अग्नि दुर्घटना हुई थी जिसमें जातिका ने स्वयं को आग लगा ली थी। अब यहाँ पर देखिए जब अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके 2 कारक होते हैं। मंगल और केतु अग्नि दुर्घटना को जन्म देते हैं। इसे पिशाच योग भी कहा जाता है। अगर मंगल केतु शनि एक साथ जुड़े तो ये पिशाच योग कहलाता है। अगर ये पीड़ित होकर जुड़ रहे हैं, मंदी गुलिका से जुड़ रहे हैं या राहु के व्यातिपात से जुड़ रहे हैं, तो ये घटना उस तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पर देखिए तो शनि, सूर्य, केतु और बुध ये तीनों 6ठे भाव में हैं और वहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है। मंगल यहाँ पर जो शनि है उसके नक्षत्र स्वामी हैं।
चंद्रमा भी पीड़ित है राहु से और इसकी दृष्टि भी इसी भाव पे आ रही है। यानी अगर आप देखिए तो जो छठा भाव है वो मंगल से भी जुड़ा हुआ है, द्वादश भाव से भी जुड़ा हुआ है, सप्तमेश से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये छठा भाव है इसमें जो ग्रह हैं, जो कारक हैं, वो आपके मुख्य बिंदु होंगे। और जो ग्रह यहाँ नक्षत्र गंडांत पर हैं, तो ये नक्षत्र गंडांत पर शनि है जो कि लग्नेश हैं, राशि गंडांत पर शनि है जो कि लग्नेश हैं, अतिवर्ती नक्षत्र में चंद्रमा है जो कि सप्तमेश हैं। और यहाँ पर अगर देखिए तो जो केतु हैं वो रोहिणी नक्षत्र के हैं, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। और यहाँ बुध आत्मकारक हैं। बुध का मतलब है कि मैंने बताया आत्मकारक आपको कहीं ना कहीं उस दिशा में लेकर जाता है। तो यहाँ पर जो घटना घटी वो उनके कुटुंब के अंदर ही घटी। और यहाँ पर जो बुध है वो छठे भाव के हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुटुंब से संबंधित बात रही होगी, छठे भाव से हो सकता है कि वो वाद विवाद हुआ हो आपस में कोई, क्योंकि ये वाद विवाद का भाव है। और बुध यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बुध की जो अगली राशि आ रही है वो आ रही है आपके नवम भाव में, जहाँ पर कि व्यातिपात हैं 13 डिग्री 50 मिनट के। ये भी नक्षत्र संधि है, यानी 13 डिग्री 50। ये हस्ता का जो हस्ता भी अतिवर्ती नक्षत्र है जिसमें व्यातिपात है, और हस्ता भी चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा का इन सभी उपग्रहों से जुड़ना, चंद्रमा का राहु से जुड़ना, चंद्रमा का अतिवर्ती नक्षत्र में जाना, चंद्रमा का सप्तमेश होना, शुक्र का शनि का गंडांत पे होना, शनि लग्नेश है। तो यहाँ पर अग्नि दुर्घटना में जातक स्वयं भी आहत हुआ बचाने के चक्कर में। तो ऐसे आप समझिए कि कोई सी घटना आपके जीवन में कहाँ टर्न लाएगी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद एक अगली कुंडली है, ये एक वयस्क डॉक्टर की कुंडली है। इसकी जो चर्चा मैं पहले दूसरे आयाम से अपने वीडियोज़ में कर चुका हूँ। यहाँ पर हम जो आयाम ले रहे हैं वो मंदी, गुलिका या जो उपग्रह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटी आपको जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो। तो हम जो ज्योतिष की गहराइयों में उतरते हैं, राशि पर जाते हैं, फिर राशि से हम नौमांश पर जाते हैं, नौमांश से हम सूक्ष्म कुंडलियों पर जाते हैं, फिर हम नक्षत्रों पर जाते हैं, नक्षत्र के बाद नक्षत्र पदों पर जाते हैं, और फिर नक्षत्र पदों के आगे फिर हम ये उपग्रहों पर जाते हैं। ऐसे करके आप ज्योतिष में किसी आकलन की गहराई तक पहुँचते हैं। अब यहाँ देखिए तो व्यातिपात लग्न में है। व्यातिपात लग्न में मतलब लग्न में यू टर्न आएगा। पिछली कुंडली में आप देखिए तो व्यातिपात नवम भाव में था। नवम भाव संस्कार का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, और गुरु धर्म के कारक होते हैं। तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में जो घटना हुई, विवाह के कारक वही होते हैं। और जो अगर आप देखिए तो गुरु जो हैं पिछली कुंडली में गुरु लग्न में थे, वक्री थे और चंद्रमा के नक्षत्र में थे। तो विवाह के कारक का लग्न में जाना मतलब कहीं ना कहीं, और लग्न से वो सप्तम को देख रहे थे, तो सप्तम भाव पर नवम भाव का प्रभाव आ रहा था, यानी व्यातिपात का। यानी व्यातिपात की जब हम बात करेंगे तो राहु को जरूर देखेंगे, और व्यातिपात का के त्रिकोण में जो है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो शुक्र जो है वो 20 डिग्री के हैं, श्रवण नक्षत्र में है। सूर्य भी 18 डिग्री के हैं, श्रवण नक्षत्र में, लग्न भी श्रवण। यहाँ पर एक ही नक्षत्र में 3 इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद अगर देखें तो पूर्वाषाढ़ा जो अतिवर्ती नक्षत्र है वहाँ पर बुध है जो कि आत्मकारक है। इसके बाद अगर देखिए तो वहीं पर इंद्र चाप है जो कि मूल नक्षत्र का है, 1 डिग्री 39 मिनट का। ये नक्षत्र मतलब पहले ही पद में पड़ रहा है मूल नक्षत्र में, और वहाँ पर ये धनु राशि है। तो ये नक्षत्र संधि के साथ गंडांत नक्षत्र भी है। तो यानी जो इंद्र चाप है नक्षत्र गंडांत पे है, और नवम भाव हमारा जन्म का भाव होता है। नवम हमारा जन्म का भाव होता है, लग्न हमारे विवेक की प्रोग्रेस का भाव होता है, और पंचम हमारी संतान का होता है। इस तरह से हमारे जीवन के 3 आयाम चलते हैं। यहाँ पर तीनों नक्षत्र गंडांत होते हैं। तो जब कोई मूल और अश्लेषा में नक्षत्र होता है तो आपके जन्म पर चोट करता है। वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर अश्लेषा नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में कोई ग्रह है, और खासकर वो नक्षत्र आखिरी पद में है या पहले पद में है। इसके बाद हम गुलिका और मंदी की बात करते हैं, क्योंकि गुलिका मंदी होता है क्योंकि ये जातक पैनक्रियास का कैंसर था। तो यहाँ पर पैनक्रियास के कारक होते हैं शुक्र, कैंसर के कारक होते हैं गुरु, और कैंसर को वृद्धि देते हैं शनि और राहु का योग। यानी शनि, राहु, गुरु ये 3 मिलेंगे लग्नेश से तो आप शरीर में कोई रोग लेकर आएंगे। अगर इनके साथ गुरु वक्री हो रहे हैं, नीच हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रोग आपका अनवरत बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर पैनक्रियास की बात है तो शुक्र को भी हमें देखना पड़ेगा। तो शुक्र अगर यहाँ पर देखें तो शुक्र जो है वो लग्न में थे, श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में थे। चंद्रमा हमारे रक्त के कारक हैं, शुक्र हमारी पैनक्रियास के कारक हैं, और पैनक्रियास रक्त को शोधन करने का एक मार्ग है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। अब हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और जो गुलिका और मंदी की बात है तो
गुलिका की अगर हम बात करें तो गुलिका नवम भाव में है और वो कन्या राशि में है और वो 23 डिग्री 34 मिनट पर है जो कि नक्षत्र गंडांत पर है। तो यहाँ गुलिका नक्षत्र गंडांत पर है जो कि कन्या राशि के अंदर चित्रा नक्षत्र का गंडांत है। चित्रा के बाद यानी जो चित्रा के पहले हस्ता नक्षत्र, हस्ता से चित्रा के बीच ट्रांजिशन का ये नक्षत्र स्थान है। गुरु यहाँ तुला राशि में है, अपने सप्तम की राशि में है और स्वाति नक्षत्र में है यानी कि राहु के नक्षत्र में है। गुरु की जो दृष्टि है वो राहु पर पड़ रही है जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, द्वितीय भाव में। और गुरु के त्रिकोण में मिथुन राशि आ रही है जो कि छठे भाव में रोग की राशि है। गुरु यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु जो है अपने ही राशि के बलि हैं, यानी राहु यानी गुरु का नक्षत्र स्वामी बलि दिखा रहा है। वैसे स्वाति नक्षत्र ब्राह्मण नक्षत्र है, ये सप्त नक्षत्र गिना जाता है। लेकिन अगर इसका संबंध आपके, क्योंकि मरण कारक जो मारक भाव होते हैं वो हमारे दूसरा भाव और सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। तो इन दूसरे और सातवें से अगर राहु जुड़ रहे हैं तो ये जीवन में उथल पुथल की भी घटना को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर राहु का 20 डिग्री में होना, वो भी अपनी ही राशि का होना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुलिका के नक्षत्र अधिपति होते हैं चित्रा जो कि मंगल हैं, तो हमें गुलिका के नक्षत्र अधिपति को देखना पड़ेगा। और मंगल जो अतिवर्ती नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है उसमें है और वो तृतीय भाव में है। मंगल 11 डिग्री के हैं और वो गुलिका को देख भी रहे हैं। जब हम गुलिका और मंदी के सिद्धांत की बात करते हैं या किसी भी उपग्रह के सिद्धांत की बात करते हैं तो यदि उनको उनका कारक ग्रह यानी जैसे गुलिका के लिए शनि वो जुड़ जाए, उसका नक्षत्र अधिपति भी उससे जुड़ जाए और जिस भाव से वो जुड़े हैं या जिस भाव में है उसका भावेश भी उससे जुड़ जाए, तो ये घटना को की गंभीरता को चरणों में बढ़ाता हुआ दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल का गुलिका पे संबंध बन रहा है, मंगल का संबंध बन रहा है जो कि रोग का भाव है और वहाँ पर मिथुन राशि है। और वहाँ पर जो अन्य उपग्रह हैं धूम है जिनकी बात नहीं, धूम का मतलब होता है आदमी को वहाँ पर अंधकार होता है यानी वो धुआं होता है, धुएं में वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, यानी जहाँ तक अपने रोग को समझ नहीं पाएगा मंगल के जरिए गुलिका के जरिए। यहाँ पर वो गुलिका क्या है, आपको इग्नोरेंस देता है कि आपको हो सकता है रोग या लक्षण आपको पहले पता लग गए हों लेकिन आपने उसको हल्के में ले लिया हो, उससे संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हों, चिकित्साएं बताई गई हों, आपने उसको गंभीरता से ना लिया हो। तो ये गुलिका और मंदी का प्रभाव ये है कि आदमी इग्नोरेंट हो जाता है और इसी इग्नोरेंट का जो नेक्स्ट लेवल आता है वो राहु के व्यातिपात के जरिए आता है। जब आपके जीवन में यू टर्न आता है, एकाएक घटनाएं घटती हैं, तब आप समझ नहीं पाते हैं कि हम जाएं कहाँ। तो इस तरह से जो शुक्र की बात मैंने बताई, तो शुक्र के नक्षत्र के जरिए यानी जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में। और यहाँ पर यह भी गौर करना है कि जो गुलिका के कारक होते हैं वो शनि होते हैं, शनि यहाँ पर रोग भाव से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर गुलिका बुध की राशि में है, तो बुध अगर हम राशि बुध की बात करें तो बुध द्वादश भाव में है और द्वादश भाव शनि के त्रिकोण में जा रहा है और बुध मैंने बताया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो अतिवर्ती नक्षत्र है उसमें है। अगर कोई ग्रह 4, 8, 12 कोई ग्रह 6, 8, 12 में हो, अतिवर्ती नक्षत्र में हो, नक्षत्र गंडांत में हो, नक्षत्र संधि पर हो और वो कहीं गुलिका मंदी से जुड़ रहा हो, तो ये तीनों घटना बताते हैं कि आपके शरीर पर कोई ना कोई चोट आएगी। तो ये अब इंद्रचाप को अगर हम देखें जो कि हमारे जीवन का शूल है, जब जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है हम उसे इंद्रचाप से समझते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि घटना एकाएक टर्मिनेट होता है, जीवन का समापन भी एकाएक होता है, तो अगर हम इंद्रचाप की बात करें तो इंद्रचाप द्वादश भाव में है और वो मूल नक्षत्र में है जो कि गंडांत नक्षत्र है। तो द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव है, तो जातिका का अंतिम समय अस्पताल में बीता। तो इस तरह से आप देखिए कि ये गुलिका और मंदी का काफ़ी जो संबंध है, इंद्रचाप का संबंध है, व्यातिपात का संबंध है, उसको आप अगर अपने लग्नेश से जोड़ लें, अपने चंद्रमा से जोड़ लें। चंद्रमा से जब तक कोई चीज़ नहीं जुड़ेगी शरीर पर घात नहीं लगती है, शरीर पर घात लगने के लिए चंद्रमा से जुड़ना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये अगली कुंडली है, यह लीवर कैंसर की है। अब ये जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1973 का है, 17:00 का भदोही का। यहाँ पर अगर देखिए तो जातिका का लग्न कन्या राशि का है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर लग्न में कन्या राशि आ रही हो, लग्न में शनि गुलिका मंदी आ रहे हों और कहीं लग्नेश भी शनि से संबंध बना रहे हों, तो ये शरीर की तरफ चाहते हैं। क्योंकि जो या तो ऐसे व्यक्ति का बहुत कोर्ट मुकदमा चलता है जो छठे में होते हैं, या तो ये अपने आप अपने लिए आफत पैदा करते हैं। तो इनका यही समाधान होता है कि इन्हें अपनी ऊर्जा को बहुत संतुलित रूप से यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो लग्न जो है हस्त नक्षत्र का है, हस्त अतिवर्ती नक्षत्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंद्रचाप है वो 20 डिग्री 5 मिनट का है और छठे भाव में है,
नक्षत्र संधि पर यहाँ पर मंगल आ रहे हैं, जो कि गुलिका के, मंदी के और शनि के त्रिकोण में है। जो मंगल है यही आत्मकारक भी हैं। तो जातक जो है शरीर से बहुत फुर्त था, काफ़ी कर्मठ था। इसको देख के आप नहीं बता सकते कि इसको इतना गंभीर रोग है। जीवन के आखिरी चरण में भी ये काफ़ी, कह सकते हैं, वो सजग रहे। जब इन्होंने मुझसे पूछा था, संपर्क किया था, तो उसके लगभग 1 वर्ष के बाद ही इनका देहांत हो गया था। मैं भी कह नहीं सकता कि ये ज्ञान है, क्योंकि जो एक ज्योतिषी बोलता है कहीं ना कहीं ईश्वर उसकी ज़बान से बुलवाना चाहता है। तो इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, आप अक्षरशः अपनी कुंडली पर ऐसे मत मान लीजिए कि ये सब सही है। आपको जब तक कोई उचित व्यक्ति की सलाह ना मिले तब तक आप केवल इसे सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करिए, नहीं अनावश्यक आप मन में भय लेकर बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब कैंसर की बात होती है तो मैंने बताया गुरु, तो यहाँ पर गुरु भी लग्न से जुड़ रहे हैं, मंदी से जुड़ रहे हैं, गुलिका से जुड़ रहे हैं, शनि से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो मंगल है वो आत्मकारक ग्रह हैं, और मंगल नक्षत्र संधि पर हैं 23 डिग्री 59 मिनट के। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि इनका खुद का नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र संधि पर मंगल है, तो यानी मंगल को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अपने खुद के नक्षत्र में है। गुलिका जो है, शनि जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है, वो भी नक्षत्र संधि पर हैं। इसके बाद अगर हम देखें मंदी और गुलिका, गुलिका कृतिका नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में है। तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर देखिए तो सूर्य अष्टम भाव में है, और वो जो अश्विनी नक्षत्र होता है, गंडमूल नक्षत्र, उसके तृतीय पद में है। वैसे ये बिल्कुल नक्षत्र संधि पर नहीं है। अगर ये केवल एक पद में, पहले पद में होते तो हम इसे गंडा नक्षत्र का देते, लेकिन ये एक पद से बाहर हैं, लेकिन अष्टम में है। ये एक समस्या का सूचक है। और वहाँ पर राशि मेष है, जो कि मंगल की राशि है, जो कि नक्षत्र संधि पर हैं, आत्मकारक हैं। और यहाँ पर शुक्र उनके साथ आ रहे हैं। गुरु ही लीवर के कारक हैं। जब हम लीवर की बात करेंगे तो गुरु को पीड़ित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए तो शनि, मंदी और गुलिका के त्रिकोण में गुरु हैं, और वहाँ पर जो राशि आ रही है, अगर हम वो राशि की बात करें तो वहाँ पे मकर राशि आ रही है। मकर राशि शनि की राशि है। वैसे तो शनि इसको देख रहे हैं तो विवेक से जातक बहुत तेज होगा, क्योंकि विवेक भाव को शनि मजबूत दे रहे हैं। लेकिन गुलिका और मंदी का प्रभाव यहाँ पर जो है एक घटना को गलत रूप दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए तो शनि की जो दृष्टि है वो एकादश भाव पे पड़ रही है, जो कि पंचम के अक्ष में आता है। शनि की दृष्टि रोग भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर कि इंद्रचाप हैं, यानी जो गुलिका मंदी कारक हैं उनका इंद्रचाप वाले भाव से संबंध बन रहा है, जो जीवन में एकाएक सूल की बात बोलता है, एकाएक किसी घटना के यू टर्न की बात बोलता है। और यहाँ पर व्यातिपात हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में 9 डिग्री 54 मिनट के हैं, और अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो यहाँ पर व्यातिपात का शनि के नक्षत्र में जाना, मंगल का आत्मकारक होकर अपने नक्षत्र में जाना, मंगल का अगर देखिए संबंध अष्टम से बनना, अष्टम को मंगल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल आत्मकारक के साथ जो नक्षत्र संधि पर भी हैं। अगर नक्षत्र संधि पर नहीं होते तो ये परिणाम अलग होता। इस तरह से जातक लीवर कैंसर, लीवर की बात करें तो लीवर के लिए हमें सप्तम भाव भी देखना होता है, जो कि गुरु की राशि की, यानी वहाँ पे 12 नंबर की राशि है, और वहाँ पर बुध हैं। बुध जो हैं वो 11 डिग्री 13 मिनट के हैं, और वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि अतिवर्ती नक्षत्र है। तो जिन भावों में अतिवर्ती नक्षत्र जा रहे हैं, अगर उनमें कोई ग्रह है तो आपको बुध हमारे अंग के कारक हैं। अगर बुध आपका पीड़ित नहीं होगा तो आपके शरीर में कोई बॉडली डिफेक्ट, जैसे मान लिया किसी की ओवरी गड़बड़ है, साइज छोटा है, तो बुध निश्चित रूप से अगर नकारात्मक नहीं है तो आपकी ओवरी की साइज में दिक्कत नहीं आएगी। किसी अंग की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं आपके मंगल और गुरु, लेकिन किसी अंग का जो ग्रोथ होता है, यानी जो फॉर्मेशन होता है, बेसिक लेवल पर जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए कारक हैं बुध। बुध पृथ्वी तत्व के हैं, और हमारे अंग शरीर में पृथ्वी तत्व में गिने जाते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व इसी का कारक है। किसी अंग में जो ग्रोथ हो रही है उसके कारक गुरु हैं, इसलिए गुरु में अगर नकारात्मक ग्रोथ हो रही है और गुरु पीड़ित हैं तो नकारात्मक ग्रोथ बढ़ती जाएगी। अगर गुरु सकारात्मक हैं तो सकारात्मक ग्रोथ बढ़ती जाएगी आपके शरीर में, यानी आपका शरीर पुष्ट होगा। तो इस तरह से हम गुरु को और शनि का संबंध समझते हैं। अभी जो अगली कुंडली है ये भी संतान से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए तो अगर हम देखें तो गुलिका द्वादश भाव में है और पुनर्वसु नक्षत्र में है। शुक्र 20 डिग्री 52 मिनट के हैं, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। गुलिका और शुक्र एक ही नक्षत्र पद में है, यानी ये दृढ़ कर्म है। जब एक ही नक्षत्र पद में होता है तो ये दृढ़ कर्म दर्शाता है, खास करके अगर गुलिका और मंदी एक ही नक्षत्र पद में आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें अगर संतान की बात हो रही तो पंचम भाव भी हमें देखना होगा, संतान के कारक गुरु को देखना होगा।
और यहाँ पर क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, हम इससे उसके संतान का सुख समझना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर संतान भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जहाँ होती है वहाँ पर आपको निश्चित रूप से हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका सही आकलन जरूरी है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और केतु दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु तुला राशि में नीच के हैं और चतुर्थ भाव में, भावगत भी नीच के हैं, राशिगत भी नीच के हैं। यानी पंचम भाव का स्वामी, एक स्वामी केतु तो नीच के हैं। दूसरे स्वामी अगर हम मंगल की बात करें तो आप मंगल लग्न में है और लग्न में वो कर्क राशि में है। कर्क राशि में मंगल को निष्ठा मिलती है। मरण कारक भाव उनका सप्तम है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं। और मंगल वहाँ पर 19 डिग्री के हैं अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि गंडांत नक्षत्र में गिना जाता है। वहीं पर बुध भी हैं, वो भी वक्री हैं और अस्त हैं, गंडांत नक्षत्र में हैं। वहीं पर सूर्य हैं जो कि गंडांत पर ही हैं, यानी कि लग्न में कई ग्रह एक साथ हो रहे हैं। और अगर हम संतान की बात करें तो संतान के जो कारक होते हैं वो गुरु, तो अब आपको यहाँ पर गुरु को समझना पड़ेगा। तो गुरु जो है सप्तम भाव में है और वो भी मकर राशि में है। सप्तम भाव में भी गुरु को, क्योंकि शुक्र की राशि होती है वहाँ होती है तो कमजोरी मिलती है, और मकर राशि में वो नीच के माने जाते हैं। तो गुरु यहाँ नीच के हो रहे हैं, वक्री हैं और 70 डिग्री 1 मिनट के हैं श्रवण नक्षत्र में। चंद्रमा का जो नक्षत्र है और चंद्रमा लग्न में है मंदी के साथ। अगर हम देखें तो चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य है जो कि शनि का नक्षत्र है। अब यहाँ पर मंदी के कारक शनि होते हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। गुलिका के कारक शनि होते हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। और गुरु शनि के नक्षत्र में है और गुरु सप्तम भाव में शनि की राशि में है। तो कहीं ना कहीं शनि कई एंगल से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और पंचम भाव में जो वृश्चिक राशि आ रही है उस पर हम देखें तो शनि का जो संबंध है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि शनि केतु के साथ ही हैं। चतुर्थ भाव में शनि केतु के साथ हैं जो कि पंचमेश हैं। शनि की जो दृष्टि है वो लग्न पड़ रही है, यानी दूसरे पंचमेश मंगल पर भी पड़ रही है। तो शनि दोनों पंचमेश को पीड़ित कर रहे हैं। गुलिका मंदी साथ में पंचमेश के पीड़ित कर रहे हैं। और यहाँ पर तो देखें तो गुलिका और शुक्र एक साथ हैं। तो मंदी ने तो सप्तमेश को पीड़ित किया और गुलिका ने द्वादश में शुक्र को पीड़ित किया। शुक्र पत्नी के कारक हैं। यहाँ जातक की पत्नी की कुछ बॉडीली प्रॉब्लम की वजह से उनकी संतान 5 माह से ऊपर बढ़ती है तो उसको अबॉर्ट कराना पड़ता है। यानी उसकी जो ओवरी की साइज है वो कुछ ऐसी है, एबनॉर्मल है, जो कि बच्चे के ग्रोथ को होल्ड नहीं कर पा रही है। अब हमने बात की अगर किसी अंग की प्रॉब्लम है, साइज की प्रॉब्लम है, तो बुध को जरूर देखना होगा, क्योंकि अगर बुध डिफेक्टिव नहीं है तो आपके फेलोपियन ट्यूब की बात हो गई, आपके जो कंसेप्शन के दौरान प्रॉब्लम आती है उसकी बात हो गई, जहाँ पर कि हमें IVF की ज़रूरत पड़ती है, या आपके जो किसी अंग की पर्टिकुलर साइज की बात हो गई या ग्रोथ की बात हो गई, तो बुध यानी जो उसकी बाई बर्थ बोलते हैं जो साइज होती है वो बुध से देखते हैं। तो यहाँ पर बुध जो हैं वो लग्न में हैं, अस्त भी हैं, वक्री भी हैं और गंडांत नक्षत्र में हैं। तो इस तरह से जातक को संतान संबंधी समस्या चल रही है, जिसके लिए वो काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर अब यहीं से हम अपने कर्मों को भी समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिछले कर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पिछला जो बीत गया हम उसे क्या जाने। लेकिन हाँ, ये जब समझ लीजिए कि जो नक्षत्र गंडांत पे ग्रह हैं, जो गुलिका से युत ग्रह हैं, जो मंदी से युत ग्रह हैं, इन ग्रहों से संबंधित जगहों पर आपको बहुत संभल के चलना होता है अपने, क्योंकि ये दोनों शनि के सूचक हैं। तो आपके कर्म ही आपको डुबोएंगे और आपके कर्म ही आपको उभारेंगे। तो जातक का कुछ ऐसा काम है कि वो शनि से संबंधित कार्यों में लिप्त है। अब वहाँ पर वो अपने कार्यों को कैसे निर्वहन कर रहा है, क्योंकि संतान के कारक गुरु पीड़ित हो रहे हैं, तो क्या वो उसने जो गुरु की का जिम्मेदारी का पथ होता है, नैतिकता का पथ होता है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन ये इशारा करता है कि एक साथ पे गुरु का अक्ष बनना, गुरु का वक्री होना, गुरु का नीच जाना, ये बताता है कि वैसे अगर आप जिस जातक का ग्रह गुरु अगर मकर राशि में होता है तो वो किसी की बात को तवज्जो नहीं देता। उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता, ये उसकी सोच होती है। उससे बड़ा नियंता कोई नहीं हो सकता, ये उसकी सोच होती है। लेकिन यही बताता है कि आप यहीं पर गच्चा खाएंगे, और जब आपको गुरु एक जगह ऊंचाई देते हैं तो कहीं दूसरी जगह नीचाई भी देते हैं। तो अब ये चीज़ें हमें अपने कर्म को अलाइनमेंट करने का कारण बनाती हैं। तो आप कैसे अपने कर्म को मिलाते हैं ये आप समझिए। जो वक्री ग्रह हैं, वो जो नक्षत्र संधि पर ग्रह हैं, वो जो मंदी गुलिका के साथ ग्रह हैं, वो जो राहु के, अब यहाँ पर व्यातिपात की बात कर लें तो व्यातिपात जो है वो भी लग्न में ही है, और व्यातिपात का भी नक्षत्र अश्लेषा ही है। यानी अब यहाँ पर यू टर्न जो आएगा जिंदगी में, वो यहाँ पर ये भी एक इशारा करता है कि जातक के शरीर पर भी चोट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं।
और चंद्रमा का भी संबंध मंदी गुलिका से बन रहा है और ये लग्न से भी बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो अष्टम भाव में कुंभ की राशि आती है जो राहु की राशि है, जिसके कारक व्याजपात होते हैं, मतलब व्याजपात राहु के ही सूचक हैं। और यहाँ पर अगर देखिए तो राहु जो है केंद्र में है और राहु की जो राशि है वो मेष राशि है, यानी उनके शत्रु की राशि है, और राहु भरणी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का यम का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जब हम कभी बात करते हैं तो इनको आपको इस एंगल से देखना चाहिए। तो वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने ये लंबा इसलिए लिया है क्योंकि हम समझते तो हैं कि ये मंदी क्या है, गुलिका क्या है, उपग्रह क्या है इनका, लेकिन जब तक हम इनके रोल को कुंडली में नहीं समझ पाएंगे, इनको आपस में हम मिला के नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक हम अपनी समस्या का सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो मैं अपनी जो मैंने बात कही उसको मैं दोबारा समराइज करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप उसको समझ पाएँ। तो जब आप उपग्रह के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले मंदी गुलिका का जो कारकत्व होता है वो होता है इग्नोरेंस देना, डिले करना। और डिले इसलिए नहीं होता है कि वो डिले करवा रहे हैं, आप अपने, जैसे मान लिया किसी को संतान है, उसने शादी कर ली तो सोचेगा चलो पहले घर बना लेते हैं फिर बच्चा करेंगे, फिर गाड़ी ले लेते हैं तो बच्चा करेंगे, या हो सकता है हमें ये वाली जॉब मिल जाए तो हम संतान करेंगे, या चलो ये जॉब नहीं मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊंगा तो संतान करेंगे। और वो ऐसा करते करते डिले करते जाएंगे, लास्ट में जब संतान का उनका शरीर संतान के लायक नहीं रह जाएगा तब वो संतान के लिए कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर गुलिका मंदी आपके विवेक भाव पे आ रहे हैं तो ये आपकी हैबिट होगी। लेट अस डू इट आफ्टरवर्ड्स, प्रायोरिटी आप अपनी चेंज करते रहेंगे। अगर हम व्याधिपात की बात करें तो वहाँ आदमी, राहु क्या है, भ्रम है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यानी ये जो उपग्रह हैं वो अपने मूल ग्रहों के कारकत्व को ही आपके अंदर डालते हैं, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा। अगर राहु व्याधिपात अगर आपके शुभ भावों में जुड़ रहा है जहाँ पर राहु कारक बनते हैं तो आपको वो फायदा भी देगा, आपके जीवन में सडन ग्रोथ आएगी। आप पता लगा कल एक गाड़ी के मालिक थे, आज आप 20 गाड़ी के मालिक हैं। कल आपके पास 2 मकान था, आज आपके पास 4 मकान हैं। लेकिन अगर वो कहीं आपके आयु भाव से जुड़ रहा है, आयु के कारक चंद्रमा से जुड़ रहा है, मंदी गुलिका से जुड़ रहा है, या इनके नक्षत्र स्वामी बन रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। इसके साथ जो कुछ अतिवर्ती नक्षत्र मैंने बताए, जैसे कि पूर्वाषाढ़ा हो गया, आद्रा नक्षत्र हो गया, आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, और हस्ता नक्षत्र हो गया, ये अतिवर्ती नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो आप उनके कारकत्वों पर भी ध्यान रखिए। आप वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, और खासकर अगर इन नक्षत्रों में गुलिका और मंदी हैं तो आप वहाँ इग्नोरेंस करेंगे, शरीर में रोग लाएंगे, इग्नोरेंस करेंगे, कोई अच्छा आया हुआ मौका गंवाएंगे। तो ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यहाँ पर मुख्यतः बात मैंने रोग की, विवाह की, संतान की और प्रेम विवाह की। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग आयाम से आपको। तो जब भी आप आकलन करें तो पहले तो कारक को समझना ज़रूरी है। आप मान लें मैं रोग की बात कर रहा हूँ तो मुझे शनि को देखना होगा, चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि ये शरीर, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो चंद्रमा शरीर के कारक होते हैं। चंद्र कुंडली हमारे शरीर को दर्शाती है। अगर कहीं पर ये रोग और ये दशाएं जो ये अब ये, हाँ ये चीज़ मैं थोड़ा भूल गया था, अब ये अपना फलन कब देते हैं, तो जो भी घटनाएं, अब मंदी गुलिका अपना फलन तब देंगे जब इनके नक्षत्र अधिपति की दशा आएगी या इनके राशि अधिपति की दशा आएगी, तो उस दशा में आपको ये प्रभाव बाहर निकल कर आएंगे। उसके पहले ये स्लीपिंग मोड में होते हैं, यानी वो आपका इग्नोरेंस टाइम है। जब आपके सामने घटना घटेगी तब तक तो आप इग्नोरेंस कर चुके होंगे। तो ज्योतिषी से मिलने का ये मतलब नहीं है कि ज्योतिषी के पास कोई रामबाण दवा है और आपको वो 1 चम्मच में दिया, आपने पी लिया, आपकी सारी समस्या दूर हो गई। ज्योतिषी का मतलब है वो इशारा करता है कि यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, यहाँ पर आपको अपने आप को अलाइन करके चलना है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये इसमें न तो ज्योतिष विद्या का कोई दोष है और न उसका। तो पुनः ये बहुत गंभीर विषय था और ये काफ़ी गहराई का विषय है, तो इसलिए अगर जब इसको आप प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, क्योंकि ये गणनाएं बहुत सूक्ष्म लेवल पर होती हैं। तो जैसे जगन्नाथ हो रहा है, ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आप जगन्नाथ हो रहा का मदद ले सकते हैं, या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसे आप समझते हैं कि ये आपके लिए सही मतलब एक सही माप दे सकता है, क्योंकि नक्षत्रों के अंश के आधार पर गंडा नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, उनके प्रभाव चेंज हो जाएंगे। तो आजकल सभी लोग सॉफ्टवेयर पर बिलीव करते हैं, तो ये चीज़ आपको गौर करने की बात है। तभी आप इन गणनाओं को लगाएं जब आपको अपनी गणित पर भरोसा हो। यह एक सैद्धांतिक विश्लेषण था और कह सकते हैं ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत आसान था कि ये घटनाएं घट चुकी थी तो मैंने उसको कोरिलेट करके एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब कोई घटना नहीं घटी है तो आपको ज्योतिषी 2-4 संभावनाएं बताएगा कि अगर पंचम भाव है तो वो ये बताएगा कि हो सकता है संतान में गड़बड़ हो सकता है आपकी पढ़ाई में गड़बड़ हो सकता है आपके जो प्रेम अगर कर रहे हैं प्रेम विवाह में पंगा है। यहाँ तक शायद आप समझ पाए होंगे कि इन जो उपग्रह हैं या जो
अप्रकाशित ग्रह हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। ये विषय मेरा अपना कोई नया खोजा हुआ नहीं है। ऑलरेडी ज्योतिष गुरुओं ने इसके बारे में काफ़ी हद तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताया है, लिखा है, तो मैंने उन्हीं सिद्धांतों को यहाँ पर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। यदि यहाँ पर इस विश्लेषण में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या मैंने कोई गलत कह दिया हो तो मैं अपने उन विद्वान ज्योतिष प्रेमियों से चाहूँगा कि वो मुझे सही मार्गदर्शन दें। आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली भी आप मैसेज करके मेरी कमियों पर मेरा ध्यान दिला सकते हैं और मैं उस पर कार्य करने का प्रयास करूँगा। आशा है यह विषय आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया इस विषय को औरों तक पहुँचाएँ। उनकी गंभीरता को, ज्योतिष को कैसे समझते हैं या ज्योतिष की गहराई क्या है, इसके समझने में, ज्योतिष का जो प्रभाव है लोगों को समझने में मदद मिलेगी। हम इस चीज़ के लिए आपका सहयोग चाहते हैं और इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ की बता रहे हैं। तो आशा है आप सब ने इस विषय को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः।